Now, today we will continue the next part of law of combination of elements. तो लास्ट क्लास तक हम लोग 3 लॉ पढ़ चुके थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन and law of multiple proportion. Today we will discuss the law of reciprocal proportion. It is also called equivalent proportion. Yeah. According to this, law, the weight of two or more different elements which separately combine with a fixed weight of another element are either the same as or simple multiple or submultiple of the weight of these different elements when they combine among themselves. ठीक है, among themselves. तो इसमें क्या होता है, हम लोग पहले लॉ में क्या पढ़े थे, दो एलिमेंट. इसमें क्या टू या मोर देन टू एलिमेंट यूज करते हैं. तो इसका मतलब क्या है, व्हेन द वेट ऑफ टू और डिफरेंट एलिमेंट्स, दो या दो से ज्यादा आपस में कंबाइन करते हैं अनदर एलिमेंट, ठीक, विच आर सेपरेटली कंबाइन विद अ फिक्स ऑफ अनदर एलिमेंट. मान लो दो एलिमेंट लिया हूँ, ए बी, और एक सी से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है. तो सी का फिक्स वेट है. अब ए बी क्या कर रहा है, आपस में भी रिएक्ट कर रहे हैं. आपस में भी रिएक्ट कर रहे हैं. तो जब आपस में रिएक्ट करेंगे, जिसका वेट रेशियो होगा आइदर सेम होगा जैसे कंबाइन किए, आइदर मल्टीपल होगा, और आइदर सब मल्टीपल होगा. ठीक है, इसको एग्जांपल से समझाता हूँ, इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ, लिख देता हूँ. लेट z gram of an element C combine with x gram of another element A to form a compound AC. Again, z gram of C combined with
y gram of another element B to form BC. Now A and B, सब ध्यान से इसको देखोगे, A and B combine together to form a compound. Then, according to the law of reciprocal proportion, the ratio by weight in which they would combine together will either be x is to y. एक सेकेंड ना, हाँ अरे ऐसे डरा दिए ना सब। बाबू कैसे है?
X/Y और सम सिंपल मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स ऑफ X एंड Y, दैट इज, इसको ध्यान से समझोगे, ठीक है। सब मल्टीपल्स ऑफ X एंड Y, दैट इज MX और NY। हियर M and N आर सिंपल होल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, let Z gram of element C combined with X gram of another element A to form a compound AC, again Z। तो यहाँ पर फिक्स कंपाउंड कौन सा हो गया, C हो गया, जिसका फिक्स वेट हो गया, ठीक है। कंबाइंड विथ Y ग्राम ऑफ अनदर एलिमेंट B टू फॉर्म BC। नाउ E और B जो था उसी से कंबाइन कर रहा है, ठीक है। E और B जो था सी से कंबाइन कर रहा है। इसको ऐसा ट्रायंगल डायग्राम में बनाते हैं हम लोग, जैसा आपका ये आपका C है, ये आपका E है, ये आपका B है, ठीक है। तो ये Z ग्राम था और ये कितना था आपका X ग्राम, और B कितना था आपका Y ग्राम। तो जब ए और बी रिएक्ट करके क्या बना रहा है आपका यहाँ पास, सॉरी ए और सी, ए सी, और ये बना रहा है बी सी। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ए और बी को भी रिएक्ट कराते हैं टू फॉर्म अ कंपाउंड, देन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। जब ए और बी रिएक्ट करेगा ए बी, तो इसका जो वेट रेशियो होगा, ए और इस टू बी का जो रेशियो होगा, या तो एक्स इस टू वाई होगा और एम एक्स, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। कोई डाउट है? जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, ठीक है। बैक साइड बनाता तो बड़ा है। यहाँ पर ट्रायंगल बनाता है, एक कार्बन लेता हूँ, ऑक्सीजन O2 सल्फर, आपस में रेड किया, ये 32 32, ये 2 है, और मान लो CO2 है, ये बन रहा है CH2, और ये आपस में रेड करके SO2, ठीक है। तो यहाँ पर 3 डिफरेंट एलिमेंट ले लिए। अब फिक्स वेट लेते हैं, किसी एक का लेते हैं, तो मैं यहाँ एक टेबल बना देता हूँ, फिक्स वेट ऑफ एलिमेंट। सेकेंड, different compound of the elements, weight ratio of the elements, weight ratio of the elements in the possible compounds, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड, ठीक है। इससे पहले में सब दो दो एलिमेंट थे, इसमें दो से ज़्यादा एलिमेंट लेते हैं। तो यहाँ पर एक एलिमेंट कार्बन है, O2 है एंड सल्फर है। कार्बन और O2 मिलकर रिएक्ट करने से CO2 बनता है, कार्बन और S मिलकर का कार्बन सल्फाइड बनता है, एंड ऑक्सीजन और S मिलकर बनाता है SO2, ठीक है। यहाँ इक्वेशन लिखना चाहोगे तो इक्वेशन भी लिख सकते हो इसे, C+O2 CO2, S+O2 SO2, C+S CH2,
दिस द रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर पहला लेता हूँ मैं कार्बन। कार्बन को फिक्स लेता हूँ। फर्स्ट केस में कार्बन एटम लेता हूँ। कार्बन का 12 ग्राम ले लिया, 12 पार्ट्स ले लो या 12 ग्राम्स ले लो। तो यहाँ पर कार्बन ले लिया, तो ये दोनों आपस में क्या बना रहे हैं, CO2 बनाएंगे। दूसरा क्या बनाएंगे आपका, CS2। तब वेट रेशियो एलिमेंट निकालता हूँ इसमें। तो पहले में CS2 1, तो कितना हो गया आपका 12:32। दूसरा में CS का रेशियो ये कितना हो गया 3:16। इसको सॉल्व करने से कितना आ गया आपका 3:8। इसमें कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो, इसमें कार्बन और सल्फर का रेशियो। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये तो इसको वेट फिक्स लिए, अब S और O इन दोनों का रेशियो निकालना है, दोनों आपस में कंबाइन करिए। SO का जो रेशियो होगा वो कितना होना चाहिए यहाँ पर 8:6। रेशियो कितना आ गया 8:16 इन SO2 कंपाउंड। इन SO2 weight ratio of sulfur and O is, सल्फर कितना होता है 32 और ये कितना हो जाएगा O2 का यहाँ पर 32। कितना आ गया यहाँ पर 16:16। ठीक है, 16:16। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, SH2O को 16:8 × 2। सो 2 is a whole number और 16 ऐसा बोले 16 is a multiple of 8। तो क्या हो गया आपका प्रूव हो गया। इसको कर लो। तो हम लोग क्या किया, किसी एक को फिक्स लेना है, फिक्स लिया, इसका जो कंपाउंड बनेगा इससे उसका वेट रेशियो निकाल लोगे, फिर जो तो अलग रहेगा उसका वेट रेशियो निकालोगे कितना आया, और फिर जो कंपाउंड बनेगा उसका वेट रेशियो। तो आपको देखना है यहाँ पर 8:16 है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है 8:16 है, 16:8 ले लो, मल्टीपल, सब मल्टीपल। तो दैट इज द रेसिप्रोकल लॉ। अब मान लो सेकेंड केस में लेता हूँ, इन सेकेंड केस ऑक्सीजन एटम को लेता हूँ फिक्स। तो कितना हो गया 16 पार्ट्स बेड, 16 पार्ट्स बाई बेड ही बोलते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ क्या क्या कंपाउंड बनेगा, ऑक्सीजन हो गया था, तो ऑक्सीजन के साथ क्या बनेगा, एक बनेगा CO2 और दूसरा क्या बनेगा SO2। तो जिसको फिक्स लोगे उसके साथ जो वेट बनाएगा कंपाउंड बनाएगा उसको लोगे। तो इसमें भी कार्बन अगर रेशियो निकाल, कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो निकाल लो, कितना हो गया 3:8, और इसमें S और O का निकाल लो 8:8। अब किसका रेशियो देखना है आपका, इन दोनों का रेशियो देखना है। तो इन दोनों का रेशियो देखोगे तो रेशियो होना चाहिए, यहाँ रेशियो होना चाहिए C/S कितना होना चाहिए 3:8 ही है, बट इन CS2 जो कंपाउंड बन रहा है तो रेशियो कितना है CS का, C का कितना हो जाएगा यहाँ पर, C कितना होगा कार्बन का 12, सल्फर कितना होता है 32 × 2, तो कितना हो गया आपका 6:32 16, 3:16 हो गया। तो यहाँ पर देखो इसके बराबर भी हो सकता है, या तो मल्टीपल हो सकता है, या तो सब मल्टीपल हो सकता है। तो यहाँ पर CS को लिख सकते हो 3:16 को लिख सकता हूँ 3:1:2 × 8। तो यह आ गया 3:8 है, यहाँ पर 3:1, तो मैंने यहाँ पर
स्टेटमेंट में लिखा था, मैंने बताया था कि m इंटू एक्स या n इंटू वाई। तो m और n कुछ भी हो सकता है, और जो एक्स वाई रहेगा वो आना चाहिए, ये एक्स है ये वाई है, यहाँ भी एक्स है यहाँ भी। अब उसके साथ कुछ मल्टीपल हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब ऐसा आ गया दैट्स मीन दिस इज द रेसिप्रोकल लॉ। कोई डाउट है? उसी तरह आप ले सकते हो थर्ड केस में सल्फर को ले सकते हो फिक्स, उसके बाद निकाल के देखो। अगर लेता हूँ, देख लो जल्दी से इसको। सल्फर से कितना है 16 पार्ट्स 5 8। तो कंपाउंड का लोगे सल्फर के साथ साथ क्या क्या बनेगा, एक बनेगा आपका CH2, दूसरा बनेगा आपका SO2। इसमें रेशियो CS और इसमें OS, ये कितना हो गया 3:16, और ये कितना हो गया आपका 16:16। तो जो कॉमन है उसको हटा दो, इन दोनों का रेशियो निकालो। तो इन दोनों का रेशियो कितना आ रहा है यहाँ पर, CH2O आ रहा है आपका, ये आएगा आपका 3:16। अब बाकी CO2 में कितना आएगा, CO2 में जनरल जो कंपाउंड बनेगा CH2 हो जाएगा यहाँ पर। कार्बन का कितना होगा 12, ऑक्सीजन कितना होगा 2 है ना 32। तो इसको क्या लिख सकते हो आप 3 8 3:8 कितना आएगा 3:8 आया। कंपाउंड O2 so that ratio। ठीक है, तो इसको बट यहाँ पर कितना है 3:16 है, तो यहाँ पर 3 है बट यहाँ 16 नहीं है। तो मैं इसको पूरा नहीं करके इसको 2 से मल्टीप्लाई करता 6:16। तो 6:16 को लिख सकता हूँ मैं 3 × 2 इज टू 8 × 2। तो 3 और 8 में सॉरी 16 को लिख सकते हो आप, ठीक है इसको 16 ही रखो आप। तो 16 × 1 एंड 3 × 2, तो 3 मिल गया 16 मिल गया। तो ये हो गया लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। तो इसी को बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। कोई डाउट है इसमें? सबको समझ में आया? सर ये लास्ट वाला फिर से बता दीजिए ना जो अभी किए थे। एक मिनट, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। यहाँ पे देखो रेशियो निकालना है। देखो यहाँ पर CO का रेशियो कितना आ रहा है 3:16 आ रहा है जो कंबाइन किया है। और जब हम लोग CO2 निकाल रहे हैं तो इसमें आ रहा है आपका CH2O आ रहा है 12:32। ठीक है, तो इसको क्या चाहिए अपने को 3 and 60 का मल्टीपल चाहिए। तो मैं इसको क्या करता हूँ 4 × 3, इसको कर देता हूँ 16 × 2। तो कितना हो गया 2 × 3 और ये हो गया 16 × 1।
तो ये जो कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, ये कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज करो। तो यहाँ 3 मिल गया आपको और 16 मिल गया, तो 3 और 16 सेम आ गया, और बाकी जो मल्टीपल होने थे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब मल्टीपल। So it is proof that it is a follow the reciprocal proportion law. आया समझ में? बाकी को ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखोगे नोट करके, when union, chemical union between two elements, कितना एलिमेंट्स, टू एलिमेंट्स, to the formation of one pure compound is law of definite proportion। जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करके प्योर कंपाउंड बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, लॉ ऑफ डिफिनेट। व्हेन two elements forms more than two compounds, तो कौन सा डील करता है, डील विथ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है। तो यहाँ पर जो टू एलिमेंट है, बट इसमें क्या करता है, एक से अधिक कंपाउंड बनाता है। और when more than two elements combine, it deals with law of reciprocal। तो जहां दो दो एलिमेंट रहेगा सिर्फ, तो ये तो लॉ ऑफ डिफिनेट होगा या तो लॉ ऑफ मल्टीपल होगा। जहां दो से अधिक एलिमेंट होगा वहां पर क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और जो मैंने बताया मल्टीपल सब मल्टीपल, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिख दिया है। एक्स वाई जो वेट रहेगा वो आना चाहिए और बाकी कुछ भी मल्टीपल होना चाहिए, सिंपल होल नंबर। ठीक है, कोई फ्रैक्शन नहीं। तो क्या रिपीट करेगा, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। ठीक हो गया आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। कोई डाउट है यहाँ तक? एक लॉ और है, फिफ्थ लॉ। गे लुजक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ देखो, व्हेन gaseous when gases combine to form gaseous chemical compound,
the volume of the reacting gases and those of the product are in the ratio of small whole number measured under the same condition of temperature and pressure. ठीक है, तो it is called Gay-Lussac law of gaseous volume. तो यहाँ पर बोला है जब भी दो गैसेस आपस में रिएक्ट करेंगे, जो भी गैसेस प्रोडक्ट बनेंगे, माइंड दैट गैसेस प्रोडक्ट, तो सबका जो रेशियो होगा, ठीक है, वो क्या हो गए। और ध्यान देने की बात है यहाँ पर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड मेजर अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो मैंने मोल्स में बताया था जब भी गैसेस की बात होंगे तो हमेशा आपको टेम्परेचर और प्रेशर पर ध्यान देना है, क्योंकि गैसेस का जो प्रॉपर्टी होता है, जो कंडीशन होता है, वो टेम्परेचर और प्रेशर पर डिपेंड करता है। ठीक है, दैट्स व्हाई हियर मेंशन दैट सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो एग्जांपल लेता हूँ, तो एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन combined with 3 volume of hydrogen gas to form 2 volume of ammonia। ठीक है, तो यहाँ N2 plus 3H2 gives 2NH3। all of the gases ठीक है, तो यहाँ पर ये 1 वॉल्यूम है, ये 3 वॉल्यूम है, और एक आपका 2 वॉल्यूम है। मैंने बताया था मोल कॉन्सेप्ट में जो कोफिशिएंट होता है यहाँ पर, जैसे कोफिशिएंट 1 है, ये 3 है, ये 2 है। दिस कोफिशिएंट इज रिप्रेजेंट मोल्स, प्रेशर, आल्सो वॉल्यूम। तो यहाँ पर वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है, तो इसका जो रेशियो होगा, रेशियो क्या होगा, 1:3:2। तो दिस इज द होल नंबर। रेशियो it is a Gay-Lussac law of gaseous volume। तो डाउट इसमें, तो ये 5 लो है। ठीक है, और एक चीज था इसमें, जैसे reciprocal is also called equivalent law। ठीक है, तो यहाँ से मैंने जो इक्विवेलेंट वेट के बारे में बताया था, उसका एक प्रॉपर डिफिनेशन भी देखोगे आप। ठीक है, और इसके कुछ क्वेश्चन भी है, तो आज इसको कल ही करा पाऊंगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इसके टॉपिक का डाल दूंगा और उसको कल टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? तो आपके पास 5 लॉ है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, गैय-लुसाक लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ मास। तो 5 लॉ हो गया, लॉ ऑफ
जो हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल को लॉ ऑफ इक्विवेलेंट क्यों बोलते हैं वो कल मैं प्रूव कर दूंगा। और इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, 3-4 प्रॉब्लम, तो ये टॉपिक कंप्लीट करूंगा।